कांग्रेस के नेता जो है ना, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी सोच कमजोर है। सत्ता कांग्रेस की थी, थाली में रख के बीजेपी को दी है। आपको लगता है आप कट्टर कांग्रेसी हो? जो कट्टरता है ना, वो आदमी का दिमाग खराब कर देती है। इलेक्शन कांग्रेस ने नहीं लड़ा, एक व्यक्ति ने लड़ा। विरोध किसका होता है? जो मिट्टी के मादो है ना, उनका विरोध नहीं होता। गोगी के अंदर कुछ है। हमने किस्सा सुना आपका, आपने एक बार कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। तो मेरा गलत फैसला था। और सरकार जो है वो बड़ी छोटी सोच के लोगों की सरकार है इस टाइम। राजनीति तो जलमाना स्कूल से ही शुरू होगी थी, 10वीं में स्ट्राइक कर दी थी हमने। कुछ लेके बाद मास्टरों से बात होगी। मास्टर थे हमारे बंसलाल, ऐसी छोटी मोटी बात। परिवार हमारा बहुत संपन्न था, गरीब मैंने किया इसको। अच्छा, ऐसे कैसे? और मैंने तो अपने फादर की और अपने भाई के हिस्से की भी जमीन बेच दी। किसके लिए? राजनीति के लिए? राजनीति के लिए। सैनी साहब ने कितनी कॉलोनियां काटी है, एमपी रहते हुए, अब चीफ मिनिस्टर होते हुए, कितना माइनिंग का काम किया है। मैं तो अपना घर फूक तमाशा देखा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य लगा लो या उस कुदरत वाले की खेल लगा लो, 91 में जो टिकट मिलती रहेगी वो 2019 में मिली। आपको नहीं लगता आपके एक बयान ने पूरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया? ऐसे घटिया लोगों को घटिया बात करने की आदत है, वो करते रहेंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ने गया तब तक मेरे को यही नहीं पता था भी हिंदू और सिख दो होते हैं। बीजेपी तो हत्या के ऊपर ही सत्ता में है। बातें तो ये भी चल रही हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हिंदू पक्ष है जो मजबूत हुआ है। हमारे यहीं पे योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था हमारे खिलाफ आके, बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस वालों ने तो नहीं कहा, राहुल गांधी आया उसने तो नहीं कहा। इकट्ठे हुए तो थे जब आपकी रैली में इधर राहुल गांधी आए थे। हुए ना, फोटो में हुए। हुड्डा साहब यहाँ आ गए और वो वोट मांगने आए थे, उन्होंने मांगी नहीं। तो फिर जैसी नीयत थी वैसा फल मिल गया। कांग्रेस में परिवारवाद, ये पुत्र मोह में तो नाश होया ही। कांग्रेस में तो ऊपर से पुत्र मोह चलता रहा। देखा जाए तो अभी फिलहाल जो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने किया है, आपको क्या ऐसा कदम लगता है हरियाणा के अंदर जो बीजेपी ने अच्छा किया है? इससे घटिया काम ना पहले कभी किसी ने किया था, ना कोई आने वाले समय में करेगा। लोग ये कहते हैं कि भाई राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है। शायद वर्ड गलत हो सकता है मेरा, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? कांग्रेस अगर हम में आ जाएगी तो बीजेपी चली जाएगी। कांग्रेस जितने दिन मैं में रहेगी उतने दिन बीजेपी राज करेगी। कांग्रेस हम वाली एक्टिव है या मैं वाली एक्टिव है? नहीं, अब तो हम वाली है। सबकी मैं लिखड़ी पड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छा नेता है, चीफ मिनिस्टर रहा है, लेकिन अहंकार और पुत्र मोह ने काम खराब कर दिया। नायब सिंह सैनी वो तो नेता ही नहीं है, अभी नेता नहीं बने वो। लेकिन उसके भाषण सुन के तो ऐसे लगता है जैसे चुटकुले सुनाने वाले होते हैं ना। वो एक रंगा बिल्ला नहीं थे, एक पानीपत के आया करते, सरकारी थे कुछ। तो संघ का एमएलए ने एक ही काम कराया, भाई महाराणा प्रताप की जयंती मनाई थी, महाराणा प्रताप पे बीजेपी का झंडा लेके रैली करना, ये महाराणा प्रताप के साथ मतलब कोई प्रेम दिखाना या वफादारी नहीं है। असंध के मैं अगर मानता हूँ ना, 3 बड़े मुद्दे हैं फिलहाल के। असंध में सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग, स्टेडियम का निर्माण और असंध को जिला बनाना। मैं तो विधायक जी को भी रिक्वेस्ट करी भी बनवा दे, पत्थर तो तेरा ही लग जाएगा। आपने तो पत्थर लगवाना नहीं, मुर्दों के लगते हैं पत्थर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी असंध के साथ मजाक करके गए हैं, ये असंध की जनता का ही अपमान है। जैसे डिस्ट्रिक्ट बनाने का मुद्दा था, शायद मेरे को ही बनाना पड़ेगा, बनूंगा और बनाऊंगा। हरियाणा कांग्रेस के ऐसे 2 कद्दावर नेता रहे हैं जिनकी सीधी पहुंच राजीव गांधी तक थी। उनमें से एक नाम आता है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, और दूसरा एक और ऐसा नेता है जो फिलहाल हरियाणा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं करनाल जिले के अंदर। और अगर मैं गुटों की बात करूं तो शायद वो सैलजा गुट से हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शमशेर सिंह गोगी जी का हरियाणा खबर के इस पॉडकास्ट के अंदर स्वागत करता हूं। गोगी साहब राम राम, कैसे हो आप? धन्यवाद आपका, सभी आपके दर्शकों का भी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हो। ये अभी बेबाकी, सच बोलना बेबाकी है तो फिर सच बोलना चाहिए। जिस बेबाकी अंदाज से आप विधानसभा में आपने आवाज उठाई, जब पिछले 5 साल में आप विधायक रहे असंध के, और अभी भी आप बेबाकी से आवाज उठाते हैं। कांग्रेस में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपनी बेबाकी से आवाज उठाते हैं। ये गुटबाजी के कारण है या वैसे शुरुआत से आप बेबाकी रहे हो? ऐसे ही देखो, मेरी शुरू से ही एक है भाई, मैं ना गलत काम करता हूँ, ना मैं गलत काम को सहन करता हूँ। मैं कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस में ही मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है। मैं किसी के साथ भी रहूं, संबंध मेरे किसी के साथ रहे, लेकिन जो कांग्रेस के खिलाफ कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो मेरे से वो थोड़ी सहन कम होती है।
तो मैं बोल कांग्रेस के खिलाफ वाली या कांग्रेस के अंदर वाली भी? कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ होता है, वो सारी बातें बाहर भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो आप शायद बाहर लेके आते रहते हैं उन बातों को भी, नहीं, जो अपने बयानों के जरिए जो बातें लाने के लायक हैं वो लानी चाहिए। ओके। जनता को भी पता लगना चाहिए, और हाई कमांड को भी कई बार कुछ बातों पे जो बड़े लीडर हैं वो गुमराह करते रहते हैं। असलियत जो है वहां तक पहुंचाने के लिए कई बार बेबाकी काम आती है। और विधानसभा की तो बात यह है कि जनता ने हमारे को चुन के भेजा है। अगर असंध की जनता की बात हम विधानसभा में नहीं रखेंगे तो फिर जनता ने हमारा क्या करना है। पिछले 5 साल जब आप विधायक रहे पिछली योजना के अंदर, तो आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे विधानसभा के अंदर। प्रमुख मुद्दे आपको क्या लगे जो आपने उठाए थे असंध के? देखो, अपने हल्के के जो सारे मुद्दे थे कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो नहीं उठाई। करना ना करना सरकार का काम है, और सरकार जो है वो बड़ी छोटी सोच के लोगों की सरकार है इस टाइम। वो ये सोचते हैं कि अगर ऑपोजिशन का कोई आदमी कहता है तो वो शायद गलत ही कहता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट बनाने का मुद्दा था, हाँ भरने के बाद भी नहीं बनाया। विधानसभा अभी 3 साल और लटका दिया मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में लटका दिया, या शायद मेरे को ही बनाना पड़ेगा आगे। अच्छा, दोबारा MLA आप बनो तब आप बनवाओगे? बनूंगा और बनाऊंगा। अगर मान लो संत जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। मतलब आप 5 साल पहले बन गया, आपके आने से पहले ही बन गया तो पहले तो इनमें हिम्मत ही नहीं है बना दे। या आपने देखा नहीं बीच में सफीदों को सेट दिया, जबकि खुद खट्टर साहब ने कहा था कि सफीदों को संध के अंदर लगा दें। अभी तो तेरे को कोई इतराज नहीं। अभी सालवण में आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी, तो हमारे जो इधर के MLA हैं उन्होंने बोला, भरे मन से बोला कि जो हल्के के लोग हैं वो असंध को जिला चाहते हैं बनाना। तो ऐसी कुछ आवाज वहाँ पे उठाई गई थी, लेकिन वहाँ से कोई सक्रिय जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री की तरफ से। देखो, बातें ये है भी, जब मुख्यमंत्री आता है और उसी पार्टी का विधायक हो तो जो कुछ देना लेना होता है वो पहले तय हो जाता है। और जो कुछ वहाँ हुआ है, मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी संध के साथ मजाक करके गए हैं, ये संध की जनता का ही अपमान है। क्या दिया है? सड़कों जो सड़कें हैं उनमें से जो बहुत सारी सड़कें पहले मंजूर हुई है उनके ऊपर काम चल रहा है। जो रिफाइनरी से लेके संध की सड़क है वो पहले से मंजूर है, और जो संध से लेके सिरसल मोड़ तक की सड़क है उसको 10 मीटर करने की बजाय 18 की बनाने लग रहे। ये 10 मीटर की करनी थी कैथल वाली, सफीदों वाली, वो भी नहीं करी। पक्का खेड़ा चौक से लेके मूनक तक करनी थी, वो भी उतनी रख दी। ये तो मतलब सेंटर से रिलीफ फंड से पैसे आए हुए थे। एक सेंटर रोड फंड है उसमें से, CRF में से, लेकिन पता नहीं क्या गाला माला है। और जो पहले भी जो बीजेपी के लोग थे और अब भी हैं, उनकी नीयत ही नहीं है कि 10 मीटर की सड़क बने। नहीं तो हमारी ये सड़क जो है इस पे कितना ब्रश है और कितने शेलर, कितना सब इसी पे है। सफीदों वाली पे भी है, और इस पे मूनक वाली पे, ये जो सिरसल वाली रत्तक रोड जिसको कहते हैं। हाँ। तो इनको अगर 10 मीटर की हो जाती तो असंध की नहीं, आसपास की भी सारी जनता को फायदा होना था। लेकिन नीयत की बात है, कुछ अफसर ऐसे लगे हुए हैं जो मतलब जिनकी नीयत ठीक नहीं है, तो पहले से ही गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मैं कहता रहा अभी पंचायत की अगर जमीन चाहिए फॉरेस्ट के लिए, पंचायत देने को तैयार है, एक लेटर दो आप। कहाँ पे? चोचड़ा के गांव में मेरे को लोगों ने कहा कि हम जमीन दिलवाएंगे। हमारे गांव की जमीन लोगों ने कब्जा कर रखी, सरकार चाहे तो दे दे फॉरेस्ट विभाग के लिए है, फॉरेस्ट विभाग को। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे SDO थे उनकी ही नीयत फिट नहीं थी। आज तक लेटर नहीं दिया मेरे को, MLA होते हुए भी। ओके। और ये मुद्दा मैंने विधानसभा में उठा के मंजूर करवाई थी, ये 3 सड़कें। जैसे मैंने इंटरव्यू के शुरुआत में बोला कि राजीव गांधी तक के सीधे संबंध थे आपके, वो हिस्सा क्या है 76 का में जब आप यूथ कांग्रेस के अंदर आए थे? नहीं, यूथ कांग्रेस में जब 76 में आए, जब राजीव गांधी जी नहीं थे। 76 में वो आपातकाल के दौरान के पास आए थे। वो उस टाइम इमरजेंसी का टाइम था, और यूथ कांग्रेस बहुत सारे सोशल वर्क करती थी, और उसके अंदर हम इसके मेंबर बने थे, दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ते थे।
तो यूथ कांग्रेस वाले दयाल सिंह कॉलेज में नौजवानों को वो करने के लिए आए थे, तो मेरे को उनकी बात सही लगी तो मैं मेंबर बन गया। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चले गए, वहां हमने NSUI के उससे काम किया। तो राजीव गांधी अपने कॉलेज के अंदर भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था? ना, कॉलेज में नहीं लड़ा, यूनिवर्सिटी में लड़ा। यूनिवर्सिटी में लड़ा था, मैं हार गया। अब हार गए थे। तो ये राजनीति तो जलमाना स्कूल से ही शुरू हो गई थी, 10वीं में स्ट्राइक कर दी थी हमने। अच्छा। कुछ लेके बाद मास्टरों से बात होगी, तो मास्टर थे हमारे बंसलाल, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी बात पे तो हम लोगों ने फिर पूरी पंचायत जलमाने की और हमारे बुजुर्गों को बुलाया गया और फिर जाके वो सेटल हुआ। मतलब वहां से राजनीति का कीड़ा पनपना ऐसे ही हो गया। बस कुदर ताले ने करना होता है, ये कोई कीड़ा कूड़ा ये तो कहने की बातें हैं, जो करता है ऊपर वाला करता है। परिवार आपका पहले से संपन्न था? परिवार हमारा बहुत संपन्न था, गरीब मैंने किया इसको। अच्छा, ऐसे कैसे? वह मैंने जो मतलब राजनीति में ठगी वग्गी करी नहीं, और मैंने तो अपने फादर की और अपने भाई के हिस्से की भी जमीन बेच दी। जमीन बेच दी आपने? हाँ, जमीन बेच के राजनीति की। किसके लिए? राजनीति के लिए? राजनीति के लिए। और मैंने कोई काम नहीं किया, आप देख लो। एक पेट्रोल पंप लगाया था, वो भी बेच दिया। फिर आपके जो ये यहाँ जो आपका बयान वायरल हुआ था, अपना घर भरेंगे MLA बनने के बाद, मैंने कभी ये नहीं कहा। मेरा कहने का उस टाइम बात ये चल रही थी, भाई वो मामला क्या था शुरू से बताओ, क्लैरिटी बताओ। बात यहाँ ऐसे चल रही थी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद यहाँ पे स्मॉल सेविंग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका हब बनाएंगे, लोगों को भी फायदा होगा। तो बात तो ये हो रही थी भी अपना घर, मतलब असंध के लिए बात हो रही थी भी असंध को भी उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, अपने लोगों को यहाँ। तो अपनी जो डेवलपमेंट होगी, जो उससे प्रॉफिट आएगा हमारे नौजवानों को, तो अपना वो उसमें तो एक बात और, एक लाइन और थी उसमें भी, अपने जो मित्र प्यारे बाहर से आए हुए हैं, रिश्तेदार हैं, सबको फायदा होगा। जो मित्र प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, सबको फायदा होगा। तो वो उन्होंने बीच में से पकड़ ली, उसकी बैकग्राउंड नहीं पकड़ी। मैं तो मेरा 50 साल के करीब 45 साल का मेरा कैरियर है राजनीति का। कोई अगर 1 रुपये की मेरे ऊपर बात उठा दे, और जो बीजेपी वाले कहते हैं उनकी तो नीयत में ही खोट है। मैं सैनी साहब पे बात उठा सकता हूँ, जो हमेशा बोलते हैं। सैनी साहब ने कितनी कॉलोनियां काटी है MP रहते हुए, अब चीफ मिनिस्टर होते हुए, कितना माइनिंग का काम किया है। मैं तो अपना घर फूक तमाशा देखा है, अपना शौक। आपको नहीं लगता उसके आपके एक बयान ने पूरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका नुकसान होना होता तो मेरे को ही हो जाता। मेरे को इतने लोगों ने वोट दिए और लोग मेरे को जानते नहीं क्या? मैं 5 साल MLA रहा हूँ। अभी तक इसमें क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मतलब बयानों का? कोई बयान नहीं। ये तो राहुल गांधी का क्या बना के रख दिया था। आपके हल्के के लोगों को पता आप कैसे हो? नहीं, सब, लेकिन वो बात पूरे हरियाणा के अंदर गई। मैं कहता हूँ पूरा हरियाणा जानता है मेरे को। मैं कोई संध हल्के के लोग नहीं। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मेरे को दूर से पहचान लेते हैं, बोले जी आप तो वही आदमी हो, संध के MLA हो। भाई कोई मिलने जाता हूँ लोगों, वो तो एक फालतू फंड की बात है। उसमें कोई आदमी का कर्म ठीक होना चाहिए और नीयत ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे घटिया लोगों को घटिया बात करने की आदत है, वो करते रहेंगे। फिर उसके बाद जैसे आपने बताया कि वो छात्र संघ अपने जो, फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट यूथ कांग्रेस ने कैंप लगाया था। ये बात शायद 83 की है या 82 की, 83 की। 84 में इंदिरा गांधी मरी थी ना? 84 में इंदिरा गांधी मरी, तो 83 की बात है। तो राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारे दादा DP राय जी थे, यहाँ आए भी थे मेरे इलेक्शन में। वो पहले जब रैली करी थी, तो जो किशोरी लाल शर्मा जी आए थे, वो भी हमारे उसी कैंप के हम साथी हैं इकट्ठे। तभी आपके वो इलेक्शन में आए थे? हाँ, मेरे मित्र हैं। तो उस टाइम पे मैं पहले कैंप में 45 दिन का कैंप था, मैं पहले कैंप में बेस्ट कैडेट था। ओके। तो तब मेरी राजीव गांधी से वहां मुलाकात हुई, और वो मुलाकात यहाँ तक पहुंच गई थी कि मतलब कहीं भी बिना बात करे मिलने जुलने की कोई कभी दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य लगा लो या उस कुदरत वाले की खेल लगा लो कि उनकी हत्या होगी।
हत्या हुई है। हत्या हुई थी उनकी, तो वो उसका जो असर था वो हमारे ऊपर भी हुआ। उनका असर तो शायद चौधरी 91 के बाद वीरेंद्र सिंह पर भी हुआ। चौधरी वीरेंद्र सिंह पे भी हुआ। वो मतलब मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो 91 में जो टिकट मिलती रह गई थी वो 2019 में मिली। अच्छा, 91 के बाद उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। तो 2019 में टिकट मिली पहली बार। इतना गैप क्यों आया टिकट मिलने में, क्या कारण? बस वो गैप इसलिए आ गया कि बीच में राजनीति, पहले तो हल्का ही रिजर्व था। हाँ। तो 2009 में हल्का खुला, तो फिर गुटबाजी आ गई बीच में, भाई ये तो वीरेंद्र सिंह के साथ है, ये उसके साथ है। फिर जब वीरेंद्र सिंह जी वो तो भाजपा में चले गए, भाजपा में चले गए, तो हमने कहा भी हम तो कांग्रेस में रहेंगे अब। फिर आपकी उनके साथ ट्यूनिंग कैसी थी भाजपा में जाने के बाद? आज भी अच्छी है, तब भी अच्छी थी, ट्यूनिंग में कोई रौला नहीं था। ऐसा क्या उन दिमाग में आया उनके, मतलब उनकी जो वो तो उसको लेकर के वो भाजपा में चले गए? राजनीति की मजबूरी थी उनकी, उस टाइम के जो हालात थे राजनीति के, उसमें उनको। आपके मन में भी आई थी उस समय भाई मैं चेंज कर लूं? मैं तो उनको पहले दिन कह दिया था मैं बीजेपी तो कतई ज्वाइन नहीं करूंगा। अच्छा। तिल होके मरने का मेरा कोई इरादा नहीं। तो वो बोले भाई फिर माँ जी आप अगर इंडिपेंडेंट रहो ना तो मैं रह सकता हूँ आपके साथ, लेकिन बीजेपी को तो मैं छूत का रोग मानता हूँ देश के लिए। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ऐसा मतलब क्या कारण लगते हैं आपको ऐसे? जो धर्म के नाम पे भाई को भाई से लड़ा दे, वो राजनीतिक पार्टी, देश हित की पार्टी नहीं हो सकती। फिर भी 3 प्लान हो सत्ता में है। सत्ता में होना, मैं इलेक्शन हार गया, मेरे को गाली देता मिला कोई आपको? शायद नहीं। अगर कोई मिले तो मेरे को बताना। इलेक्शन जीतने से हारने का इसके साथ कोई संबंध नहीं। आदमी की नीयत क्या है, उसका आचार व्यवहार क्या है, वो काम कैसे करते हैं। अब पिछले 11 साल से ही देश में नफरत क्यों फैल गई? पहले भी देश यही था। पहले तो मैं तो अब 69 में चल रहा हूं, और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं जब कॉलेज में पढ़ने गया तब तक मेरे को यही नहीं पता था भी हिंदू और सिख 2 होते हैं। अच्छा। कभी घर में चर्चा ही नहीं होती थी इस बात की, लेकिन धीरे धीरे बाहर जाके पता चला भी ये तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, कहीं ना कहीं धर्म में फर्क है। धर्म में कोई फर्क नहीं है, हिंदू और सिद्धांतों में फर्क है, हिंदू और सिख रोटी बेटी का रिश्ता है। कोई धर्म में फर्क नहीं है, विचार में फर्क है, और सत्ता प्राप्त करने की ठगी में फर्क है। दुकान चलानी है ना, अगर राहुल की दुकान बंद होगी तो मेरी चलेगी, अगर मैं ये सोच लूं, बस इतना ही फर्क है। मतलब क्या आरएसएस में और हिंदू में बहुत फर्क है। आरएसएस हिंदू नहीं है, वो राजनीतिक एजेंडे पे पार्टी चलती है। अच्छा। वो हिंदुओं का सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, उससे सत्ता में आने के लिए उनका साथ करती, वैसे उनके साथ नहीं है। हिंदू तो कहता जीव हत्या पाप है, और बीजेपी तो हत्या के ऊपर ही सत्ता में है। आप मतलब किस तरीके से बात कर रहे हो? आप देखो कैसे नफरत फैला के, कितने दंगे करके, कितनी मॉब लिंचिंग करके, क्या क्या नहीं किया देश के अंदर। एक गैप को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। पिछले 11 साल से पहले से ले लो, 2001 को ही ले लो। बातें तो ये भी चल रही हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हिंदू पक्ष है जो मजबूत हुआ है। फिर रोज क्यों रोते हैं अभी हम खतरे में? ये प्रचार कौन करता है? ये भी आरएसएस। अगर हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा है, और किससे खतरा है? सत्ता में कोई मुसलमान है? और सिखों के खिलाफ जो आरएसएस जहर फैलाती है, इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है। सिखों ने कभी हिंदुस्तान के साथ या हिंदू धर्म के साथ कभी द्रोह नहीं किया है। अब रिकॉर्ड उठा के देखना, कभी इस पे फिर मेरे से बात कर लेना। आज तो मुद्दा आपको ऐसा क्यों लगता है भी जो सिखों के खिलाफ आरएसएस करती है? शरेआम करती है। और आज भी बहुत सारे सिख है जो जेलों में पड़े हैं, इसीलिए वोट लेने के लिए सिखों के खिलाफ नहीं करती।
किसान आंदोलन करने आए तो खालिस्तानी किसने कहा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने। फिर क्या इसी का कारण मैंने है कि विधानसभा में भी ये कहा था। हाँ। आप पंजाब में सत्ता प्राप्त करने के लिए सारा हथकंडा चल रहा है, ठीक है ना? ये सब बीजेपी के हथकंडे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरएसएस और हिंदू एक नहीं है। मैं इस बात को ऐसे भी तो देख सकता हूँ ना, राजनीति करने के लिए सर्वोपरि चीज है। हाँ। धर्म किससे बनता है? इंसानियत और प्यार से। आरएसएस में ना इंसानियत है ना प्यार है। नहीं, आप कह रहे हो कि बीजेपी हथकंडे अपनाती है सत्ता प्राप्त करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि हर पार्टी हथकंडे फैलाती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या भाई को भाई से लड़ा के, दंगे करवा के, नफरत फैला के, अगर मुसलमान और पाकिस्तान ना हो तो बीजेपी वोट किस पे मांगेगी? हमारे यहीं पे योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था हमारे खिलाफ आगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस वालों ने तो नहीं कहा, राहुल गांधी आया उसने तो नहीं कहा यार। गुटबाजी को लेके भी आप काफी चर्चाओं में रहते हो कि आप सैलजा गुट से हो, एक हुड्डा गुट है, जो असली कारण थे कांग्रेस की हार के। कांग्रेस तो ये लोग ये कह रहे थे वो आई खड़ी है, कांग्रेस तो आ रही है। तो ऐसा आपको असली में क्या कारण लगते हैं जो जमीन से जुड़े हुए कारण है, वो कांग्रेस क्यों नहीं आ पाई? सबसे बड़ा एक ही कारण है कि इलेक्शन कांग्रेस ने नहीं लड़ा, एक व्यक्ति ने लड़ा, भूपेंद्र सिंह। सारा का सारा उसी के प्रति। आप नाम लो किसी का भी लो, आपको पता ही है सब। अगर कांग्रेस इलेक्शन लड़ती, आपके सारे उन्हीं की तरफ होते हैं बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं, तो मैं तो नाम लेके कहता हूं, लेकिन ये हर बार कोई एक बात कहनी ठीक नहीं ना। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अगर कांग्रेस इलेक्शन लड़ती तो सभी लीडर लड़ते। सामूहिक एक मुट्ठी बंद में ताकत ज्यादा है या उंगली में? मुट्ठी में ताकत ज्यादा होती तो फिर तो इलेक्शन हो गया। इकट्ठे हुए तो थे जब आपकी रैली में इधर राहुल गांधी आए थे, हुए ना। हाँ। फोटो आप दोनों का हाथ भी मिलवाया था। फोटो में हुए। अच्छा, दिल से नहीं हुए? दिल से हुए होते तो कई बीजेपी की सरकार आती, कोसों दूर भी नहीं थी। तो अभी जब यहाँ हुड्डा साहब यहाँ पे आए थे उस रैली के अंदर, जब राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने आपका नाम लेके वोट भी नहीं मांगे, ऐसा कुछ? तो ये जब हुड्डा साहब आए, जब पूछना ना उनसे, आपको क्या लगता क्यों नहीं मांगे? क्या करने आए थे? क्यों, मतलब ऐसा क्या है? मतलब ऐसा ये है भाई, गोगी के अंदर कुछ है। विरोध किसका होता है? जो मिट्टी के मादो है ना, उनका विरोध नहीं होता। जहाँ कहीं जिंदा दिली है तो उनका विरोध होता है। तो मेरे को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। कांग्रेस के जो गुटबाजी में बटी हुई है, उन नेताओं ने कभी ये सोचा नहीं कि हम एक हो जाएं? अगर वो सोचते तो सरकार होती, सरकार बनने के बाद लड़ लेते। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, मतलब आप उनको बोल रहे हो कि वो आए नहीं, क्या आप लोगों ने भी कोशिश करी एक होने की? हम लोगों ने क्या, अब तो इलेक्शन लड़ रहे थे और हुड्डा साहब यहाँ आ गए, शैलजा जी को मैंने बुला दिया, और भी लीडर आ गए, और मैं क्या कर सकता था? और तो मैं वोट ही मांग सकता था, और वो वोट मांगने आए थे, उन्होंने मांगी नहीं, कहने की कुछ जरूरत ही नहीं। तो फिर जैसी नीयत सी वैसा फल मिल गया। एक बुल्ले शाह का आपने सुना होगा, फिर रब ते उन्हां नूं मिलदा जिन्हां दी नीयतां अच्छियां होण। तो सत्ता भी उसी को मिलती है जिसकी नीयत ठीक हो। तो मतलब ये कहीं ना कहीं बस 19-20 का फासला रह गया सत्ता मिलते मिलते कांग्रेस को। सत्ता कांग्रेस की थी, थाली में रख के बीजेपी को दी है। किसने? पीछे कारण क्या है? लीडरों ने दिए, जो उस टाइम इलेक्शन में सबसे ऊपर थे, जिनके हाथ में कमांड थी, उन्होंने दिया। कि दूसरे के, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, ठीक है ना? अभी जो ये सत्ता हाथ से गई कांग्रेस के, तो बाद में जो माथापच्ची होने लगी कि भाई हार के कारण क्या रहे, तो आपने उस पर भी काफी सारे सवाल उठाए। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी आपने काफी सवाल उठाए, और आपने ये बोला मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये। आपका बयान था ये, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दो? बताता हूँ क्या बयान था। मेरे को आप जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दे, मगर ये पार्टी का फैसला है, लेकिन अगर बना दें तो मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। उसको दूसरे तरीके से पेश कर दिया। इच्छा तो है, मैं कह रहा हूँ आज भी तैयार हूँ, इसमें क्या बुराई है? मेरे से सीनियर कौन है कांग्रेस?
और मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं इस लायक हूं, और पार्टी अगर समझेगी तो मेरे को जिम्मेदारी देगी, अगर जिम्मेदारी देगी तो मैं निभाऊंगा। तो अभी तक वो चुनाव हो क्यों नहीं पाया प्रदेश अध्यक्ष का? ये हो जाएगा 1-1.5 महीने में, सब हो जाएगा। जिला प्रधान भी बन जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। अब जब पूरी तरीके से राहुल जी ने इसको मतलब एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। कब तक हो जाएगा संगठन का विस्तार? ये 25 का साल जो है 31 दिसंबर से पहले पहले अपने पूरे देश का संगठन कंप्लीट पहले आप ये बोले 15 अगस्त तक हो जाएगा। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जिसमें हरियाणा और मध्य प्रदेश जो है ये दोनों 15 अगस्त से पहले हो जाएंगे। इससे क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी कांग्रेस को संगठन का विस्तार होने के बाद? ऐसे क्या नए जो डिफरेंट काम होगा? देखो, मेरी सोच है, अध्यक्ष कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर जो भी अध्यक्ष बने वो कांग्रेसी बन के काम करेगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो। अगर वो कांग्रेसी बन के काम करेंगे ना तो 6 महीनों में बीजेपी घुटनों के बल चलने लग जाएगी। कांग्रेस इतनी मजबूत है हरियाणा के अंदर, इसके अंदर सिर्फ कमी, सबसे बड़ी कमी है ये, जिन नेताओं ने आज तक इस संगठन को ही नहीं बनने दिया, उन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है। अब बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हो कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। कह रही है कांग्रेस में परिवारवाद, ये पुत्र मोह में तो नाश होया ही। कांग्रेस में तो ऊपर से पुत्र मोह चलता रहा, देखते हैं देखा जाए तो ऊपर से पुत्र मोह नहीं चल रहा है। बीच में नरसिम्हा राव जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, अगर उसके बाद किसी का और का मतलब भाग में मेहनत कर रहा है अगला, सब पूरे देश की यात्रा कर दी, किसी ने करी आज तक? जब राहुल गांधी जी ने वो पूरे देश की यात्रा करी, वहां से थोड़ा बहुत माहौल कांग्रेस के पक्ष में जाना चालू हुआ और उनको लोग सीरियस लेने लगे राहुल गांधी जी को। माहौल हमेशा कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत मीडिया का दुरुपयोग करके, मीडिया को खरीद के, आज का दिन मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है सिर्फ देश में। मीडिया खत्म है, मीडिया सरकारी हो चुका है, उसको मैं खत्म समझता हूं। जो मीडिया सत्ता के खिलाफ सवाल नहीं पूछ सकता, आवाज नहीं उठा सकता, उसको मैं मीडिया नहीं मानता। मीडिया सिर्फ वो है जो सत्ता से सवाल पूछे, या तो विपक्ष वालों से ही सवाल पूछते हैं। उल्टा कानून ही बदल दिया इन्होंने। माया में इतनी ताकत है कि कानून ही बदल दिया। संविधान तो बदल नहीं पाए अभी, कह रहे हैं भी बदलेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी फिलहाल जो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने किया है, आपको क्या ऐसा कदम लगता है हरियाणा के अंदर जो बीजेपी ने अच्छा किया है? देखो, ओपोजिशन में रह के सरकार की तारीफ करना बहुत मुश्किल होता है, शायद कर नहीं पाते राजनीतिक लोग। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में क्या अच्छा हुआ, क्या नाम लोगे? कोई काम किया है वैसे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये कुछ अच्छा काम आपको लगा? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। एक काम तो किया है मैंने, जो 11 साल में देखा है कि भाईचारा बिगाड़ने में और आपस में समाज के अंदर नफरत फैलाने में तो उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। इसके लिए तो मैं उनको साधुवाद तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इससे घटिया काम ना पहले कभी किसी ने किया था, ना कोई आने वाले समय में करेगा, क्योंकि ये देश है ऋषि मुनियों का। ये जितना मर्जी नफरत फैला लें, प्यार ही जीतेगा, सच्चाई जीतेगी। ठीक है। बाकी काम की बात रही, हॉस्पिटल हमने मंजूर करवाया था, काम नहीं होने दिया, ठीक है ना। ये बाईपास पता नहीं कैसे टूटा फुट्टा सिरे चढ़ गया, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है बहुत सारे। जितनी सड़कें मंजूर कराई थी वो नहीं होने दी। बिजली दफ्तर बन गया। सबसे मेन प्रॉब्लम थी हॉस्पिटल और स्टेडियम, दोनों नहीं बनने दिए। पब्लिक हेल्थ का दफ्तर नहीं था, हमने ऑपोजिशन में रह के रौला पा के बनवा लिया। सब्जी मंडी चेंज करने के ऑर्डर हो गए थे, रोक लिए। उसके बाद अभी चुनाव से पहले वेटरनरी हॉस्पिटल का काम चल रहा है। ये काम तो सत्ता के लोग करवाते हैं। टेंडर होने के बाद अब भी रोज अखबारों में छपवा रहे हैं जी अब अप्रूवल हुई है।
जबकि 3 साल पहले की अप्रूवल हुई है हॉस्पिटल की, सारी दुनिया जानती है। इसी भास्कर ने पहले असंध के मैं अगर मानता हूँ ना, 3 बड़े मुद्दे हैं फिलहाल के असंध में: सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग, स्टेडियम का निर्माण और संध को जिला बनाना। और मांगे भी हैं जो बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख मांगे हैं और इनमें से तीनों की बातें चल रही है। चुनाव से 1-1.5 महीना पहले टेंडर पास हो गए थे स्टेडियम के भी, अब तक वो क्यों नहीं बने? आने के बाद क्या लगता है? 3 दिन बाद टेंडर कर दिया। अब क्या लगता है? अब तो सरकारियों से पूछो। मैं तो कहता हूँ, मैं तो विधायक जी को भी रिक्वेस्ट करी भी बनवा दे, पत्थर तो तेरा ही लग जाएगा। आपने तो पत्थर लगवाना नहीं, मुर्दों के लगते हैं पत्थर। हैं? वैसे आप है हो, मतलब बेबाकी अंदाज से आपने बोल दिया। अच्छा, अब फिर आपकी विधायक से कुछ बात? इसके अलावा भी 2 काम है। नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मैं तो आपके माध्यम से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पर्सनली यहाँ पे नहीं, पर्सनल तौर पे मेरी उसके साथ बहुत बढ़िया है, व्यक्तिगत रिलेशन मेरे उसके बहुत बढ़िया है, उसमें कोई कड़वाहट भी नहीं है, आपस में भाईचारा पहले भी था, अब भी है। एक यहाँ पे हुड्डा का सेक्टर बनना चाहिए। अच्छा। और एक हमारा सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए। एक चीज और अगर मैं बताऊं आपको, रेलवे का यहाँ पे आना, वो चिट्ठी भी मेरी पड़ी हुई है। खट्टर साहब ने यस करी थी कि मैं इसको यमुनानगर से लेके सफीदों तक मंजूर करा दूंगा, और बाद में उन्होंने सोचा तो ये तो गोगी की चिट्ठी पे अगर मंजूर होगी तो ये रौला पाएगा, यमुनानगर से करनाल तक करा दी। यमुनानगर से तो कुछ करनाल तक कुछ क्या फायदा है भाई? अगर सफीदों से जोड़ोगे तो पब्लिक को भी फायदा होगा। जो व्यापार के लोग हैं, यमुनानगर को आप जींद के और इस कोने से ही हरियाणा के जोड़ोगे रेल से, तो कितना फायदा होगा। लेकिन उन्होंने वहां तक ही रखी। असंध के साथ भेदभाव किया हमेशा ही उन्होंने, क्योंकि असंध के लोगों ने गोगी को जिता दिया, तो इसलिए रेलवे लाइन आ नहीं पाई। हाँ, लेकिन अब बीजेपी को जिताया, देखते क्या एक्स्ट्रा देंगे। ये सारे सौदे तो ऑपोजिशन में रहते हुए और जनता की दम पे ही मैंने आवाज उठा के सदन के अंदर ये ले लिए, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करी। हॉस्पिटल भी मैंने क्वेश्चन लगा के लिया, स्टेडियम भी मैंने सदन के अंदर बोला कि आपने 2018 में रैली में आए थे, आपने कहा था स्टेडियम बनाऊंगा। बोला मैंने नहीं कहा। मगर जी अगर आपने वोटों के लिए झूठ बोला था तो आपने नहीं कहा, अगर सच बोला था तो बनाओ। बोले कोई एक दे, अखबार में छपी हुई थी कटिंग, मैंने दे दी। उसी दिन 5 करोड़ रुपये भेज दिए, लेकिन सरकार को कह दिया भी इसका नक्शा ही पास मत होने दिए। अच्छा। अब भी कहते हैं जो हमने नक्शा पास करवाया था भाग दौड़ के सारा गोल मोल कर रखा है। लेटर मेरा पड़ा है, अभी हुड्डा बनाओ। हुड्डा के सीए ने मेरे को कह भी दिया था भाई जेन्युइन डिमांड है और वहां बन सकता है, हम करेंगे, लेकिन नहीं बनने दिया। सेक्रेटेरिएट का कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। बिजली दफ्तर जो था वो मैंने, क्योंकि मैं उस कमेटी में था जो पब्लिक हेल्थ कमेटी थी, पब्लिक हेल्थ का काम, ये बिजली का काम, ये उस कमेटी के माध्यम से हो गई। ये सड़कें जितनी मैंने बनवा दी बहुत ज्यादा, वो भी पीडब्ल्यूडी में उसमें ही थी, उसी में कमेटी में, तो उस कमेटी के माध्यम से ये काम मैंने करवा ली। ये जो सेक्रेटेरिएट बन रहा है बिजली दफ्तर का, ये उसी का असर था। एसीएस वहां आते थे, तो मैंने कहा अभी हमारी बिल्डिंग गिर गई, कोई मर जाएगा, फिर क्या करोगे। विधानसभा में मुद्दा उठाया, अगले दिन कमेटी में उन्होंने कह दिया जी दोबारा इसको छेड़ना मत, हम बना देंगे। अच्छा। और बना दिया। आपको लगता है आप कट्टर कांग्रेसी हो? कट्टर क्या होता है? कट्टर तो कोई भी नहीं होना चाहिए। जो कट्टरता है ना, वो आदमी का दिमाग खराब कर देती। मैं कांग्रेसी हूँ, अगर मेरे को अपने आप पे विश्वास ना हो तो फिर कट्टर कहने की जरूरत है। हमने किस्सा सुना आपका, एक भी आपने एक बार कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, आपकी कुछ, वो मैंने बताया खुद ही पिछली पॉडकास्ट में। मैं जब 2009 की बात होगी, उसमें क्या था, कारण क्या था, क्यों नहीं दिया था? कारण तो बहुत है, इस पे बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी बताओ। लेकिन तो उस टाइम की जो मौके की सरकार थी, उन्होंने एक झूठे केस में मेरे फादर पे और मेरे भाई पे झूठा 307 का केस दर्ज कर दिया था।
और नंबर 2, उस टाइम के जो एमपी थे, कुछ ऐसी घटना हो गई थी एक, तो वो गुस्से में जो वोट थी ना, वो अरविंद शर्मा हाँ। हालांकि उसके बाद फिर हमारा तालमेल ठीक हो गया, अब कोई वो नहीं है, लेकिन वो उस टाइम गुस्से का फैसला था, और मैंने पहले भी कहा है तो मेरा गलत फैसला था। गुस्से में पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डालनी चाहिए, गुस्सा शो कर देना चाहिए। तो गलती, जो गलत बात है वो मान भी लेनी चाहिए, क्या इसमें क्या दिक्कत है? देखो, अगर यही बात है, अगर मैं कट्टर कांग्रेसी बोल लूं या फिर आपको पूर्ण आत्मविश्वास कांग्रेसी बोलूं, बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो शुरू से ही कांग्रेसी रहे हैं और अब जाके बीजेपी में शामिल हो गए। नाम लूं मैं किरण चौधरी का, वीरेंद्र सिंह जाके आ गए। अगर मेरे को शामिल होना होता तो मैं 10 साल बीजेपी में वीरेंद्र सिंह के साथ मजे लेके फिर भी आ सकता था वापस, क्योंकि आप उनके साथ थे, मतलब पहले से। मैं वीरेंद्र सिंह के साथ था, इसमें कोई रौला नहीं है। फिर आपकी शक्ति ने उन्हें वापस बुला लिया ना? मेरी शक्ति ने तो नहीं बुलाया लेकिन बीजेपी के व्यवहार की वजह से और उनकी विचारधारा की वजह से वो वापस आ गए। मेरे को ये मालूम था पहले से ही कि वीरेंद्र सिंह जी ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी किसी भी कट्टर विचारधारा के और नफरती विचारधारा के हिस्सेदार नहीं है। किरण चौधरी क्यों गई भाजपा में, ऐसा क्या लगा? ये मेरे को पता नहीं। देखो, उन्होंने सीधे हुड्डा साहब पर आरोप लगाए थे कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लड़की को टिकट नहीं लेने दी तो इसलिए उसने ओपन कहा ही है, उसमें मेरे को ज्यादा ज्ञान। आप वाले गुट से भी थी वो किरण चौधरी? नहीं, हमारे गुट से नहीं थी। किरण चौधरी अपने आप में लीडर थी, और जो भी उनकी आपसी राजनीतिक तालमेल था, खराबी थी, कुछ था, अगली ने खुद ही बोल दिया तो मेरे को कुछ कहने की जरूरत थी। आप लोगों को मजबूती मिली उन चीजें जो आप उन्होंने बोली? नहीं, हमारे को क्या लेना देना उस बात से। देखो, किसी के बसाखियों के सारे चलने वाले लोग ज्यादा मजबूत नहीं हो पाते। अपने आप में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, अपने पैरों में दम नहीं होगा तो खड़े कैसे होगे, चलोगे कैसे? खुद में गट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। हम तो देखो एक गरीब अनपढ़ किसान के बेटे हैं, ठीक है ना? उस मालिक की कृपा से जो कुछ भी हुआ है वो हमारी मेहनत से हुआ है, ये जनता के आशीर्वाद से हुआ है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मतलब शमशेर सिंह गोगी जी की जो विचारधारा है, कांग्रेसी विचारधारा है, वो किसके विजन से है? मतलब आप किस नेता को ऐसा देखते हो ऊपर लेवल पे कांग्रेस में? किस नेता को देखते हो? मैं राजीव गांधी को ही अपना आदर्श मानता हूँ। राजीव गांधी मेरे को बहुत पसंद था, बहुत बढ़िया नेता था, हमेशा साफ बात करता था, कभी मैं लफ्ज का यूज नहीं करता था, हमेशा हम लफ्ज बोलता था। कभी भी कोई वीडियो आज तक निकाल के देख लो, जिस दिन करनाल से एमपी कांग्रेस का बनेगा उसी दिन दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये बात नोट कर लेना, मेरी इतिहास है पिछला। पंडित चरणजी लाल से पहले से तो कांग्रेस ही थी। पंडित चरणजी लाल 77 के बाद आए। जितने दिन वो एमपी बने, जब वो एमपी नहीं बने 78 में, तो जनता पार्टी का राज था। जब से फिर वो 4 बार एमपी बने, चारों बार कांग्रेस का राज था। भजनलाल जी बने, कांग्रेस का राज था। उसके बाद आईडी स्वामी बने तो बीजेपी का राज था। उसके बाद 14 में बीजेपी जीतना शुरू हुई तो उन्हीं का राज है। बीच में जितने जीते सब कांग्रेस के थे, चाहे अरविंद शर्मा जीता, कोई जीता। तो आपका ये कहना है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब ये इतिहास है, ये भविष्यवाणी कोई ब्राह्मणों वाली भविष्यवाणी नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इतिहास तो बदलते भी रहते हैं। इतिहास बदलेगा ना, मैं बता तो रहा हूँ। कांग्रेस जीतेगी यहाँ से और दिल्ली में सरकार बनेगी। मैंने इलेक्शन से पहले भी ये कहता था भाषणों में, लेकिन ठीक है, ठगी वग्गी मिली भगत 100 तरह की बातें हैं, चल चला के हम। नहीं तो करनाल में जो माहौल था, पिछली बार भी कोई खट्टर साहब के फेवर में नहीं था। अगर बीजेपी के फेवर में माहौल होता तो संजय भाटिया भी वोट मांगने आता कभी ना कभी।
ये उनको तो कहीं और की जिम्मेदारी दे रखी थी शायद, इसीलिए दे दी ना। अभी यहाँ उसको देख के कहीं लोग रिएक्ट ना कर जाए। आए थे वैसे टिकट मिलने से पहले, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कब आए थे कब नहीं आए, छोड़ो उस बात। ये ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है इतना बड़ा डिस्कस करने अच्छा, कांग्रेस की जो संगठन मजबूती के लिए राहुल गांधी जी आए थे, संगठन को मजबूत करने के लिए, ग्राउंड पे वर्क करने के लिए, उसका अभी तक क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिला और कांग्रेस का उसका क्या फायदा होगा? नहीं, कांग्रेस का बहुत फायदा है। पिछले 1 महीने से कांग्रेस एक्टिव है पूरी तरह से, और उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है। कांग्रेस हम वाली अगर एक्टिव है या मैं वाली एक्टिव है? नहीं, अब तो हम वाली है। सबकी मैं लिखनी पड़ी है। सबको डर लग रहा है भाई, पता नहीं कौन प्रधान बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए हम ये सब यूज कर लेंगे। जो कहीं बोलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कह दिया भाई कोई भी प्रभारी है मेरे को बताएगा कि किस नेता ने इंटरफियर किया, किसने नहीं किया, और जो इसमें इंटरफियर करके दबाव बनाने की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मेरा ऐसा मानना है भी उसका नुकसान होगा आने वाले समय में। और वैसे भी वक्त बदलता है, ठीक है ना। और अब संगठन को ना होने के 12 साल हो गए, 12 साल पीछे तो कुर्डी की सुनी जाए। अब तो 12 साल हो ही जाएंगे, जब 3 प्लान हो ही गए, जब 12वां लग गया तो हो गया। तो अब 12 साल के पीछे देखो, कांग्रेस 19 में भी आने वाली थी, जब तक कांग्रेस को विश्वास नहीं था वो इसलिए नहीं आ पाई, 31 सीट आई थी तब। और अब की बार कांग्रेस को विश्वास था कि हम आए पड़े हैं, वो अति आत्मविश्वास लेके बैठ गया। कमजोर नहीं है कांग्रेस, ये आप इसको आप भी बोल सकते हो कि 30-30, 31 सीट लेकर आसान नहीं है। कमजोर जब बीजेपी की पूरी लहर थी, मजबूत है। कांग्रेस के नेता जो है ना, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी सोच कमजोर है। कांग्रेस मूल रूप से कमजोर नहीं है, आपको ये कहना है? कांग्रेस तो हरियाणा में आज भी मजबूत है। बीजेपी के और उसके वोटों में कितना फर्क है, उनकी तो सारे ठगी के वोट है। बीजेपी की सरकार बाय डिफॉल्ट बनी, साम दंड भेद सारे बरते गए, और यहाँ तो लोगों की इच्छा के दिल से वोट दिए हुए। अच्छा, एक बात तो, जैसे क्या होता है कि राजनीतिक विचारधारा के कारण पार्टियों के लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार देखा गया कि अपोजिट पार्टी वाले भी साथ में बैठ के लंच करना, और ये वो कोई खास वो होता रहता है। वो सामाजिक सिस्टम है, और वो होना भी चाहिए। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता। नहीं, होना चाहिए, आपस में मिलना जुलना, आपस में ये रहना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। इसमें देखो, वहां विधानसभा में आप जाओगे, सब इकट्ठे रहते हैं। विचारधारा जो है वो जब एक्शन में आना है ना, जब अपनी विचारधारा पे कमिट रहना चाहिए। सौदेबाजी में कई बिकते हैं, कई सारी तरह के लोग हैं। अब जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को मजबूत कर रखा है, आधे से ज्यादा कांग्रेस है वहां। कल को फिर कांग्रेस में वापसी करेंगे, फिर कहेंगे हमने घर वापसी कर ली, फिर अपने आप को कांग्रेसी कह देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक सामान्यतः चीज है, और लोग आपस में इस बात को बोलते भी रहते हैं और आपस में बात करते हैं, जो सामान्य स्तर के लोग हैं, जो आम लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, क्या पता आपको वो चीज ऑकवर्ड लगे, राजनीति के ऊपर बात है, अगर ऑकवर्ड लगे तो आप उसका जवाब मत देना। लोग ये कहते हैं कि भाई राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है, शायद वर्ड गलत हो सकता है मेरा, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? देखो, राजनीति का मतलब क्या है? अगर तो आपने राजनीति को धंधा समझ के ज्वाइन किया है तो फिर आपकी बात सही है। और अगर आप लोग नेताओं को आंकते हैं, वही कह रहा हूं ना, नेताओं के ऊपर ही बात आएगी। जिस नेता ने राजनीति को धंधा समझ लिया, उस पे आप वाली बात सहमत हो जाएगी, तय हो जाएगी। और जिसने राजनीति को सेवा समझ रखा है, सेवा भावना से काम करता है, राजनीति तो वैसे सेवा से ही शुरू हुई, समाज सेवा से ही राजनीति शुरू हुई थी। तो जो इसको सेवा समझ के करेगा, जो देश सेवा समझ लो, समाज सेवा समझ लो, उसको लोग ऐसा नहीं कहते। मैंने इसीलिए आपको कहा ना, आरएसएस में और धार्मिक दृष्टि में फर्क है। आरएसएस धार्मिक संस्था नहीं है, और कभी उन्होंने कहा भी नहीं है, सांस्कृतिक संस्था कहते हैं, धार्मिक नहीं कहते अपने आप। और हिंदू तो लफ्ज ही राजनीति का एजेंडा है। सनातन
धर्म है, कभी यूज किया? इसमें राजनीति में अगर ईमानदार हो तो आरएसएस से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसका खाता नहीं है। ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो चल रही है उसके पीछे कौन है? कौन है? आप ही होंगे। आप बीजेपी के समर्थक हो तो आप होंगे, आप नहीं हो तो कोई नहीं। मैं तो आपके मुंह सुनना चाहता हूँ। जो जो उसको मानता है वो सारे ही हैं। भाई दोषी कौन कौन है? अच्छा, कांग्रेस में सत्ता में हम नहीं आए तो कोई 1 पैसा, कोई 0.1 पैसा, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपये, सारे के सारे गुनाहगार तो हम सारे हैं। अकेला तो नहीं कोई, किसी का ज्यादा रोल हो सकता है। अगर कांग्रेस का नुकसान हुआ है तो जो जो अपने आप को कांग्रेसी समझते हैं, थोड़ा थोड़ा सब हिस्सा तो है ना उनका भी। अच्छा, एक बात और बताओ, सैनी सरकार को लगभग 1 साल होने वाला है, तो अभी हरियाणा में उनके कामों को लेकर सरकारी काम 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप सैनी सरकार को? काम किया है कोई? आप मेरे को गिनाओ कौन सा काम। आप पत्रकार हो, मेरे हो सकता मैं ओपोजिशन में हूँ, मेरा ना ध्यान गया हो। ओपोजिशन ज्यादा ध्यान रहता है। मैं तो आज तक एक काम ही नहीं सुना जो उसने किया हो। वो तो सारे कोनों में हेलीकॉप्टर तोड़ दिया उसने, नया दिया था खट्टर साहब ने। क्योंकि चंडीगढ़ में उसकी चलती नहीं, वहां तो खट्टर साहब की प्रॉक्सी है वो। अच्छा, ठीक है ना। अच्छे लफ्जों में कहो तो ये है भी, वो जैसे भरत ने राम जी की खड़ाऊ रख के काम चला रहा था, वो राज तो खट्टर साहब का है। सैनी साहब का तो बेचारे का नाम है। मैंने तो देखा नहीं कहीं काम करता हुआ। जिस चीफ मिनिस्टर को काम हो 4 दिन चंडीगढ़ नहीं छोड़ सकता हो। इतना बड़ा स्टेट चलाना है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है यहाँ? घटनाएं तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो डेली मैं कह रहा हूँ भाई सीधा फार्मूला है बस, अब आंक लो। तो ये सारी कोई काम करे तो नंबर दूं। अच्छा, एक इस पे तो मैं टाइम भी नहीं खराब कर सकता। मैं नेताओं का नाम लूंगा और आपको उनकी खासियत बतानी है। खासियत? हाँ, होगी तो बता दूं। जरूर बतानी है आपको, मतलब चाहे वो ओपोनेंट भी हो, लेकिन आपको खासियत बतानी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छा नेता है, चीफ मिनिस्टर रहा है, लेकिन अहंकार और पुत्र मोह ने काम खराब कर दिया। नायब सिंह सैनी, वो तो नेता ही नहीं है अभी। नेता नहीं बने होते, वो तो खट्टर की वो है। व्यक्तित्व की बता सकते हो? व्यक्तित्व मेरा उसके साथ कभी ज्यादा उठना बैठना नहीं हुआ, लेकिन उसके भाषण सुन के तो ऐसे लगता है जैसे चुटकुले सुनाने वाले होते हैं ना। वो एक रंगा बिल्ला नहीं थे, पानीपत के आया करते, सरकारी थे कुछ। मेरे को लगता नहीं। आपके ऊपर भी टिप्पणी हुई थी सरकार बनने के बाद? मैं भी उस पे करता हूँ, मेरे पे कर सकता है, वो एक अलग बात है। नहीं, वो मजाकिया लहजे में कहा था। मैं कह भाई अच्छी बात भी तो बताओ, ये भी बताओ ना। गोगी पे तो टिप्पणी कर रहे हो, अब तुमने कितनी कॉलोनी काटी, कितनी माइनिंग के घपले किए, वो भी बता दो। कुमारी शैलजा भाई अच्छी नेता है और सीजन्ड और पक्की कांग्रेस की है, इसका कोई जवाब नहीं है। अशोक तंवर अभी कांग्रेस में आया, देखते हैं क्या होता है। रणदीप सुरजेवाला, रंजू इंटेलिजेंट बॉय, मतलब किस तरीके से आपको लगते हो? हर तरह से। कांग्रेस में इतने बड़े ओहदे पे हरियाणा का नाम चमका रहा हो। उनकी तो, चली नहीं जिस तरीके से उनकी चलनी चाहिए कांग्रेस के अंदर। वो एक अलग बात है, वो भाग्य की भी बात है। तो मैं तो खैर ज्यादा उसके साथ काम नहीं किया, उसके फादर के साथ किया है। हमने जहाँ तक रिसर्च किया है, उनके साथ थोड़ी अन्याय भी होता रहा है कांग्रेस में। चलो वो एक, मैं उस पर बात डिस्कस नहीं कर सकते ना। अपने हाथ में न्याय करना है ना अन्याय करना है। वो हमारे से उम्र में छोटा होने के बावजूद भी बड़ा नेता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह बढ़िया इंसान है। मतलब जब आप इकट्ठे थे राजनीति के अंदर, तब की बात थी, राजीव गांधी के समय, मतलब बहुत बढ़िया इंसान है वो। तब कैसे? राजनीति में इस तरह के बहुत कम लोग हैं अभी फिलहाल। अभी किस तरह के लोग चाहिए राजनीति में? जो राजनीति में 2 तरह के लोग होने चाहिए भाई। एक तो देश है, मैं देश से भी मजबूती चाहता हूं भाईचारे में। अगर भाईचारा ही टूट गया तो देश कैसे एक हो जाएगा?
जो लोग भाईचारा तोड़ने में, समाज को तोड़ने में, बांटने में काम करें, ऐसे किसी नेता को राजनीति में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। गोकुल सेतिया तो बढ़िया, नया आया है, अच्छा लड़का है, जवान है। मेरी दुआ है कि वो कांग्रेस में दिल लगा के काम करे, उसके लिए भविष्य उसका अच्छा। आप जैसे वो भी थोड़ा विवाह के अंदाज से शुरू हुए आया ना, अभी वो यंग है, मैं बुढ़ा हूँ। मेरी उम्र तक अगर वो ऐसे ही रहा तो फिर तो तरक्की कर जाएगा। पार है फिर सौदा, मतलब कह सकते हैं। किरण चौधरी बीजेपी में है, मतलब जब तक वो इधर देखो, एक बातचीत समाज में है बीजेपी के प्रति कि अदर पार्टी कोई भी अगर नेता बीजेपी के अंदर जाता है तो बीजेपी खत्म कर देती है उस नेता को, लेकिन किरण चौधरी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो राज्यसभा में वो अभी टेम्परेरी फेस है ना। अच्छा, दोबारा राज्यसभा की टिकट मिलेगी फिर देखेंगे। नहीं, इनिशियल फेज में तो कर ही दिया ना। ऐसे तो चौधरी बरिंदर सिंह को भी मंत्री बना दिया था कैबिनेट का। अब कहाँ है? कुलदीप बिश्नोई बेचारे खाली हैं। कुलदीप बिश्नोई बेचारे खाली कहाँ है? अपना हिसाब सूब कर रहा होगा किस चीज का। बीजेपी में जाने की वजह से लड़का हार गया है। अगर बीजेपी में नहीं जाता ना, इंडिपेंडेंट नहीं हारता वो। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, आपको खुद क्या लगता है कि मेरे राजनीति के कितने साल बचे हैं आपकी एज को देखते हुए? देखो, मैं अभी 69 में हूँ, तो 80 साल तक सारी दुनिया राजनीति कर रही है, ठीक है ना। अभी तो हमारा एक एमएलए 82 साल का है आज के दिन। गौतम जी ना, वो तो बीजेपी के। रघुवीर कादियान जी 82 साल के हैं वो। 80 साल प्लस है, 81-82 साल का है। तो राजनीति का क्या है भाई, कोई हमने ठेका ले रखा है? अब हमारे को तो मौका ही 64 साल की उम्र में मिला। मैं 64वें साल में लग चुका था जब टिकट मिली 19 में। तो यही 10 साल हैं अब अपने पास। आपको लगता है आपको बहुत लेट मौका मिला? उससे पहले बहुत ज्यादा मौका। मेरे को 91 में टिकट मिल गई, कट गई। तब मौका क्या था, मतलब कुछ उसका सिनेरियो समझाओगे जब आपको टिकट कटी आपकी 91 मेरे को टिकट मिली थी नीलोखेड़ी से। अच्छा, असंध रिजर्व थी। लेकिन हालात थे, कट गई। उसके बाद राजीव गांधी की डेथ हो गई, हम फिर घूम फिर के यहाँ ब्लॉक समिति के मेंबर बने, एमएलए बनते। तो ठीक है, जो परमात्मा को मंजूर है। हम तो भगवान को मानने वाले आदमी हैं और ये मान के चलते हैं भी जो अब भी अगर हम आ रहे हैं ना, तो ये हमारे बेनिफिट में है। आने वाला समय इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के लेके आएगा। अच्छा, अभी आपके बाद अगर संघ की मैं बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, कौन ऐसा युवा नेता आपको लगता है जो मतलब कांग्रेस को और मजबूत कर सकता है आपके बाद में? अभी तो कोई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जो कांग्रेस के साथ जिसने वफादारी से काम किया हो। लेकिन जब मैं छोड़ने लगूंगा, जब बता के जाऊंगा, कौन करेगा? फिर भी कोई उम्मीद जगती हो किसी के? कोई है ही नहीं। आप नाम लो कौन कौन आदमी है, मैं बता दूंगा। जिन्होंने इलेक्शन में ही कांग्रेस का विरोध कर रखा है वो कांग्रेस, उनको मानते हो क्या? मतलब अभी जिन्होंने 2024 में किसी ने तो एमपी के इलेक्शन में विरोध कराया, किसी ने एमएलए के इलेक्शन में विरोध कराया, उनको मैं कांग्रेसी नहीं मानता। बहुत सारे तो आपके समर्थन में भी आए थे उस समय। जो मैंने कहा, जो उन्होंने नहीं कराया, जिन्होंने कराया है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और ये तो लीडरशिप का क्या है, अगर मेरे को टिकट ना मिलती तो मेरे को किसने जानना था? गोगी तो पहले भी यही था। टिकट मिली तो लोगों को पता लगा ना। तो जब कोई टाइम आएगा, देखते हैं कौन कौन सामने आता है, तब तक कौन कौन पार्टी में टिकता है, कौन कौन। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो घूम फिर के आए हैं। कोई तो आया ही 6 महीने पहले, आते टिकट मांगने लग गए। हाँ, तो ये ठीक है। जो अपने आप को कांग्रेस के ठेकेदार समझते थे, कांग्रेस के नाम पे दुकानें चलाते थे, वो अब बीजेपी में चला रहे हैं और इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ थे। तो उनके बारे में टिप्पणी करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, अगर अभी जिस तरीके के हालात हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आपको क्या लगता है आने वाले 3 साल में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? ये तो देखो, भविष्यवाणी करने का तो मेरे को नहीं आता। कामों के प्रति कह सकते हैं, लेकिन काम होने चाहिए। सबसे बड़ा काम हमारा, अगर जिला बन जाएगा
तो छोटे मोटे काम तो अपने आप ही हो जाएंगे। आप भी काफी लंबे से और हमारा स्टेटस भी बढ़ जाएगा। भाई हम क्या है, कहाँ का है तू? असंध के। असंध कहाँ है? जिला बनने के बाद लोग कहेंगे हाँ ठीक है उस जिले से है, हमारी चौतरफी बढ़ जाएगी ना। तो आपको लगता है रेलवे एक मुख्य कारण है, रेलवे का ना होना? नहीं, मुख्य का इसकी भाई जहाँ डिस्ट्रिक्ट बने हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, दो हल्कियों पे भी डिस्ट्रिक्ट बना रखे, और यहाँ पे तो कनेक्टिविटी का तो संध में चारों तरफ सड़कें ही सड़कें, और सफीदों इतनी, जब सफीदों संध के अंदर लग जाएगा तो रेल की समस्या भी खत्म है। और रेल बनाने के लिए करनाल से सफीदों तक रेल की पटड़ी बिछाने में कितने दिन लगेंगे? 6 महीने का काम है अगर युद्ध स्तर पे काम कराया जाए। तो फिर वो करवाना भी तो युद्ध स्तर का काम है। वो काम हो जाएगा। नीयत ठीक होनी चाहिए पहले, सबसे पहला काम तो यही। अभी असंध के एमएलए को 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे फिलहाल 6 महीने के 1 साल के तो संध का एमएलए ने एक ही काम कराया, भाई महाराणा प्रताप की जयंती मनाई थी, और उसमें तो मेरे को लगता नहीं कि बेचारे ने जितनी मेहनत करी, दिन रात घूमे आओ, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप के समर्थक कितने गए उसमें, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ, महाराणा प्रताप पे बीजेपी का झंडा लेके रैली करना, ये महाराणा प्रताप के साथ मतलब कोई प्रेम दिखाना या वफादारी नहीं है। महाराणा प्रताप इस देश का महानायक था, बीजेपी का नहीं था। आपको आया था इनविटेशन? ना, मेरे को नहीं आया। मेरे को इनविटेशन आता और मैं वहां भाषण देता, और यही बात जो आपको कह रहा हूँ वहां कह देता तो ऊपर वाले वहीं इस्तीफा नहीं ले लेते मुख्यमंत्री का। आपको ऐसी मतलब कौन सी बात आती है जब ओपोनेंट का नेता और सरकार के साथ मंच पे साझा किया हो किसी ऐसे उसमें, किसी कार्यक्रम में? कुछ याद है आपको ऐसा कभी? मैंने? आपने नहीं, किसी भी नेता ने? नहीं, देखो अब इवेंट की बात है। आप कोई 26 जनवरी का प्रोग्राम है, सारे नेता इकट्ठे बैठते। 15 अगस्त का प्रोग्राम है, सारे नेता इकट्ठे बैठ सकते। जैसे महाराणा प्रताप जैसी महान हस्तियां, उनका जन्मदिन मनाने पे भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने तो जो शहीद हुए थे ना आजादी की लड़ाई में, उनको भी जातियों में बांट रखा है। कभी भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना इनके मुंह से? बहुत कम। किनका सुनते हो? जिनके वोट लेने बस। आम आदमी पार्टी से लेकर रखती है इनका नाम, वो तो मैं कह रहा हूं टांगती है। सारे लेते हैं ना, ऊपरले मन से लो, अंदरले मन से लो, सभी नेता लेते हैं। लेकिन ये तो नाम भी नहीं ले सकते उनका, इतनी देशभक्त है ये जनता को फैसला करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी हम अंत की तरफ जा रहे हैं पॉडकास्ट के। आपको पॉडकास्ट करके साथ हमारे साथ कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा है। एक असंध का लड़का इतनी तरक्की करे, पॉडकास्ट तक पहुंचा है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। संध का कहीं ना कहीं जिक्र तो आएगा। मैंने तो पॉडकास्ट मेरा किया सिरसा वालों ने, और आपने किया तो मेरे को मतलब शायद सिरसा वालों में इतना ज्यादा गर्व महसूस ना होया हो, लेकिन संध का कोई लड़का ऐसी तरक्की करेगा तो उसके लिए मेरे को अपने आप में भी थोड़ा लगेगा भाई, मतलब संध भी तरक्की कर रहा है। तरक्की कर रहा है। हाँ, जिला बहुत जल्दी बढ़ना चाहिए। जिला तो बन जाना चाहिए था, अब तक बन ही जाता। ये हमारा या जनता का दुर्भाग्य समझ लो भी, सरकार नहीं आई, नहीं तो पहले झटके में बनता ही। ओके, तो अभी जो संध की जनता के लिए, पूरे हरियाणा की जनता के लिए क्या संदेश है आपके लिए? देखो, मेरा तो एक ही संदेश है, मैं तो बाबा को मानने वाला आदमी, ठीक है ना। कोई कुछ कहे, मैं एक बात कहता हूँ कि पैदा होने से पहले किसी को नहीं पता कहाँ पैदा हुआ। मैं सिख परिवार में पैदा हुआ, मैं राधा स्वामी सत्संग को मानता हूँ, और इसके बाद इंसानियत और प्यार जो है वो समाज के अंदर बांटना हर आदमी का काम है, और जो नहीं बांटता उससे बचना भी हर जागरूक इंसान का काम है। ऐसे लोगों को आगे ले आना चाहिए जो सरबत का बड़ा, धर्म और जाति के लाग पे वोट मांगता है ना जो, ऐसे लोगों को तो पानी नहीं पूछना चाहिए।
ऐसी मतलब राजनीति चला के आप देश को अखंड भारत बना रहे हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई अखंड भारत के अंदर आप खंडित करने का काम खुद ही कर रहे हो और लोगों को बका रहे हो भाई अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत तब बनेगा जब इंसानियत और प्रेम हावी होगा, नफरत जो है और बंटवारे का जो राजनीति है ये डाउन होगी। और सरबत का बड़ा, मैं तो बचपन से यही सुना है, वे नानक नाम चढ़ दी कड़ा तेरे पाने सरबत दा। शमशेर सिंह गोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती टाइम निकालने के लिए। और आपको मेरी शुभकामनाएं। असंध का नाम आप चमकाओ और ऊपर तरक्की करो और आगे बड़ा स्टूडियो बने आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पूर्व एमएलए असंध के शमशेर सिंह गोगी, जो अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और फिलहाल आपने इनके विचार सुने। अगर आप किसी भी विचार से सहमत होते हो उसके बारे में आप नीचे कमेंट जरूर करना। मैं था आपके साथ राहुल अत्री। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।